स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के PYQs ओके फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। सो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दे। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल एंड एग्ज़ाम आपका होगा 7 जुलाई को। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। ऑप्शंस हैं आपके परभाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति करना या फिर स्वनिरीक्षण। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, स्वनिरीक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं विभिन्न दर्शनग्राही, श्राव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ओके, 4th ऑप्शन आपका एकदम सही है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। विद्यार्थी पिछले इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह आपका किसका उदाहरण है? आपको बताना है सहपाठी आकलन, स्व आकलन, प्रश्न पोषण या फिर फीडबैक या फिर पठन आकलन। सो ये आपका उदाहरण है सहपाठी आकलन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, यह है ग्रुप डिस्कशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब मुझे अध्यापिका एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य को उसके बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सेकंड आपका ऑप्शन है जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तब मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। सो आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही हो जाएगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन दिया गया है यानी अजम्पशन। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। आपका इस पे तर्क है, रीज़न है, यानी भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा, ए सही है मगर आर आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। आपके ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सो 4th ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा, उपयोगितावादी, ये सही गुण है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। एक माँ अपनी इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है आपको बताना है। बहुभाषावाद, सहजवाद,
व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, व्यवहारवाद आपका एकदम सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौशलों से उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के एकेडमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। यानी जो बच्चे आपके पढ़ना लिखना शुरू करने से पहले ही कौशल सीख लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, उनमें आपको उन्हें क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उद्गामी साक्षरता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर संभाषिक पठन। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका संभाषिक पठन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन सिखाने व उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुख यानी टॉप डाउन उपागम, अधोमुखी उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा, अधोमुखी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको अजम्पशन और उसका रीज़न दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अजम्पशन यानी अभिकथन है आपका, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसका रीज़न है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, फर्स्ट वाला। ओके, आपका जो अजम्पशन है ये गलत है और रीज़न आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? सो आपके ऑप्शंस है, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, या फिर बच्चे कक्षा में सास्वर वाचन करें, या थर्ड ऑप्शन है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों, या फोर्थ ऑप्शन काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ का उपयोग करना चाहिए जिसमें उनका जो ओरल जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकें। ओके, उनमें कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लास 3 यानी कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? आपको बताना है। सो आपके ऑप्शंस हैं, अध्यापिका श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उनको शब्द के अर्थ बताएं। या फिर अध्यापिका बच्चों को शब्दों को ठोस परिभाषा बताएं। या फिर अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। सो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, टीचर को चाहिए कि वो अपनी जो जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से उस वर्ड को समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल, अर्जन, प्रक्रिया या फिर उत्पाद? सो भाषा सीखना आपका संबंधित है कौशल से। ओके, इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्रहणात्मक और उत्पादात्मक। ओके, ग्रहणात्मक में आपका आता है पढ़ना जो हम ग्रहण करते हैं, और सुनना, ठीक है, पठन और श्रवण। और उत्पादक में आपका आता है, उत्पादात्मक में लिखना और बोलना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभी हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं।
बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपका जो पैसेज है वो है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें और हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ये था हमारा गद्यांश, जो कि आपका भगवान और नेचर के प्रति थैंकफुल होने को दर्शाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसका, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। नहीं वर्ड आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसके चलते गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम हॉल में। आपके ऑप्शंस हैं दया, स्वार्थ, संस्कृति या फिर स्वभाव। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा, दया। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आपका तात्पर्य है अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सुख दुख का कारण है। ऑप्शंस हैं प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या फिर कर्म। क्लियरली आपको ये इंडिकेट किया गया है, बताया गया है कि कर्म ही आपका कारण है सुख दुख का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ या फिर दुख भोगना। आपको जो करना चाहिए वो है पुरुषार्थ। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है आपका? मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन या फिर मन के अनुसार कार्य करना। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता आपका। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, मन से बुरे भावों को निकालना। ओके, मन को स्वच्छ रखना। अगला सवाल है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना या फिर ईर्ष्या से ऊपर उठना। करेक्ट ऑप्शन है आपका ईश्वर और आपका नेचर यानी प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना। ओके, ऐसा करने से आप खुद ब खुद ईश्वर या ईर्ष्या या जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वार्थ का विलोम है। आपके ऑप्शंस हैं निस्वार्थ, प्रयोजन, स्वास्थ्यपरायणता या फिर परोपकार। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्वार्थ। ओके, बात करें ऑप्शन सेकंड के प्रयोजन, तो उसका आपका अर्थ होता है उपयोग या फिर अभिप्राय। स्वार्थपरायणता का अर्थ होता है आपका स्वार्थ सिद्ध करना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या, वी, ई या फिर ई। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही है। चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आप न्यू हैं, आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर, तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। संधि, पर्यायवाची, विलोम डिस्कस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार या फिर अंधेरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है, बाकी तो आपके विलोम है, मगर जो चौथा ऑप्शन है ये आपका विलोम नहीं है, सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है वो काव्यांश से रिलेटेड हैं। आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनसे आपको बाकी के आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपकी पंक्तियाँ हैं कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है,
आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। ओके, सो ये आपकी कुछ पंक्तियाँ हैं। आपके क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड हैं, सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 24 नंबर, कविता का मुख्य स्वर क्या है? गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या फिर स्वतंत्रता। सो विदाउट एनी डाउट थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, स्त्री शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य या फिर अप्रासंगिक। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम सही हो जाएगा, संज्ञान योग्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग आपकी जो पंक्तियां हैं उनमें नहीं किया गया है? सबला, नींव, अबला या गौरव। आपका कौन से शब्द का विशेषण का यूज़ नहीं हुआ है? सो अबला जो वर्ड है इसका यूज़ आपका नहीं हुआ है। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव है, जननी हो संपूर्ण जगत की या फिर कमज़ोर ना समझो। सो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, युग निर्माण तुम्हें करना है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा या जननी के रूप में ही रहना होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है, अनुप्रास, उपमा, रूपक या फिर यमक। सो फिलहाल के लिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ओके, अलंकार का कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, आपको उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? अधूरा, उपदिशा, वैकल्पिक या फिर निर्हारी। सो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही ना हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। सो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।